हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके पहले भी जितने सारे टेंसेस होते हैं चैनल पर डाल दिए हैं। अगर आप लोग देखना चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं हम इसकी पहचान से। देखते हैं सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान। इसकी पहचान है ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। ठीक, ये हो गई इसकी पहचान। यहाँ पर होगा शब्द जरूर आएगा। होगा अगर आएगा तभी ये फ्यूचर होगा, और चुका होगा आएगा तभी ये फ्यूचर परफेक्ट होगा। ठीक, इसे आपको ध्यान रखना है। भविष्य में काम पूरा हो चुका है। ठीक, भविष्य में, फ्यूचर में आपका कार्य पूरा हो चुका है तो वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, इसके बाद देखते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को इसकी पहचान नहीं समझ में आई, एक बार फिर से बता देता हूँ कि भविष्य में काम जब पूरा हो चुका होगा और वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये तीन शब्द आएंगे तभी इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलेंगे। ठीक, इसके देख लेते हैं कुछ नियम जो कि आपको इंग्लिश बनाते हुए काम आएंगे। पहला इसका रूल है कि इस टेंस में सहायक क्रिया शैल हैव तथा विल हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक, देखिए, अब शैल हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं और विल हैव का। मैंने तो आपको बता दिया कि शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहाँ पर शैल हैव का यूज होगा और कहाँ पर विल हैव का यूज होगा इसे अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शैल हैव का यूज। तो आई और वी के साथ शैल हैव तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज करते हैं। ठीक, कैसे आप देखिए, अगर सब्जेक्ट यहाँ पर आई और वी है तो वहाँ पर शैल हैव का यूज होगा। हैव तो कुल लगेगा, लेकिन जहाँ पर आई और वी होगा यहाँ पर शैल हैव लगेगा। और जहाँ पर अन्य होगा जैसे कि ही, सी, इट, नेम या और कोई भी नाउन या प्रोनाउन होगी तो वहाँ पर विल प्लस हैव का यूज होगा। शैल हैव का यूज आई और वी के साथ और सभी का यूज यानी विल हैव के साथ। ठीक दोस्तों, दूसरा नियम है इस टेंस में मुख्य क्रिया की तीसरी फॉर्म यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पहला नियम था शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करते हैं। शैल हैव का प्रयोग करेंगे आई और वी के साथ, विल हैव का प्रयोग करेंगे आई वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आशा है आप लोगों को इतना नियम समझ में आ गया होगा और पहचान भी पता चल गई होगी कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इस तीनों शब्द को जानेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। और उसके बाद यहाँ पर शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और साथ ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। इतना आप लोगों को पता चल चुका होगा। अब देखते हैं इसके कुछ ट्रांसलेशन। अब दोस्तों, इधर आपको इसके कुछ ट्रांसलेशन मिल जाएंगे जिन्हें अगर आप करेंगे तो आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस के बाद आप इसे बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। यानी कि इसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जहाँ भी इसका क्वेश्चन आएगा ट्रांसलेशन, आप उसे बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो इसको ट्रांसलेशन के पहले आप इसे पहले पढ़िए कि ये इसका सीक्वेंस, कहाँ पर आपको मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है, कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कहाँ पर शैल हैव विल हैव लगाना है, और कहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट लगाना है, ये सब आप देखिए। तो देखिए, सबसे पहले जब साधारण वाक्य रहेगा, साधारण वाक्य में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी शैल हैव या विल हैव, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं इसमें पहले यहाँ पर ये साधारण वाक्य के लिए नियम है, और ये है आपका साधारण वाक्य। साधारण वाक्य मतलब जिसमें नकारात्मक भावना, प्रश्नवाचक भावना ये सब ना हो। देखते हैं, पहला है मैं घर जा चुका हूँगा। अब इसे आप लोग को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो पहले आप लोग इसे देखिए, ये है आप लोगों के लिए सीक्वेंस। सबसे पहले साधारण वाक्य में सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। लास्ट चीज़ ऑब्जेक्ट होता है। अगर आप इन चारों चीज़ों को लिख देंगे तो आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले क्योंकि आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश होती है आई होती है, लिख देते हैं आई। अब यहाँ पर आप बताइए, आई के बाद लगेगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि शैल हैव या विल हैव। ठीक, शैल हैव या फिर विल हैव, क्या लगेगा बताइए। तो अभी आपने पीछे नियम में पढ़ा कि आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? शैल हैव का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम लिख देंगे शैल हैव। देखिए, मैं आई है, आई के साथ प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का, शैल प्लस हैव लिख दिया हमने, यहाँ पर शैल हैव हो गया। अब इसके बाद देखिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज करना है
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मेन वर्ब इसमें क्या है, मेन वर्ब है जाना। जाने की इंग्लिश क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत पहले से ही, गो। गो की थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड होती है गो की पहले वेंट, उसके बाद होती है गॉन। तो यहाँ पर ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। तो आपको बताइए कौन सी यूज करनी है, तो आपको थर्ड यूज करनी है। तो थर्ड यहाँ पर है गॉन, तो आई शैल हैव गॉन, और उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप लोग जानते हैं कि कहाँ और कैसे ये शब्द आते हैं। तो कहाँ पर जा चुके होंगे, तो घर जा चुके होंगे, तो गॉन टू होम, लिख दिया होम। ठीक, इसे आप लोगों ने देखा कितनी आसानी से आ गया ये। सिर्फ आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। यहाँ से देखिए सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट लिख लिए। हेल्पिंग वर्ब लिखना था, हेल्पिंग वर्ब लग गई यहाँ पर। और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। और उसके बाद एकदम लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना था, ऑब्जेक्ट लग गया। आपका यहीं पर ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है तुम खा चुके होगे। सीक्वेंस आपका वही रहेगा, पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट पहले लगेगा ना, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश होती है यू, हो गई यू। अब यू के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर आपने सेल हैव यूज करा है, तो यहाँ पर आई है और आई वी के साथ सेल हैव लगता है। तो यहाँ पर यू है तो यू के साथ विल हैव लगेगा, इसे आपको याद रखना है थोड़ा, यू विल हैव। अब देखिए तुम खा चुके होगे, खाने की इंग्लिश क्या होती है, टेक। टेक या ईट जो भी आप रखें, तो मैं ईट रख रहा हूँ, ईट। तो यू विल हैव ईट। ईट की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईट एट ईटेन, तो लगा देते हैं ईटेन। ये हो गया आपका एक कंप्लीट। आपको बस यही इसका सीक्वेंस याद रखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाय घास नहीं चर चुकी होगी। तो इसमें देखिए अभी मैंने आपको सिर्फ सिंपल वाला ही क्वेश्चन बताया है, तो यहाँ पर नहीं शब्द आ गया बीच में। पहले आप इसे ब्रेकेट लगाइए, पहले आप बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। गाय घास चर चुकी होगी, नहीं आप छोड़ दीजिए, गाय घास चर चुकी होगी, इसका आप ट्रांसलेशन बताइए। सबसे पहले हम लिखेंगे गाय, यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको मैंने पहले ही बताया, यहाँ पर देखिए पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नकारात्मक वाली चीज़ यहाँ पर है सब्जेक्ट, उसके बाद शैल हैव या विल हैव, और उसके बाद आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसे यहाँ पर नॉट है तो नॉट मैंने भी ब्रेकर में रखा हुआ है। ठीक, तो अभी यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट यहाँ पर गाय है तो गाय की इंग्लिश हो जाएगी काऊ। अब इसके बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब, जैसा मैंने आपको बताया, तो इसके साथ करेंगे विल और हैव यूज हो गया कि नहीं, हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए गाय घास चर चुकी होगी, तो मैंने मतलब कि सब्जेक्ट भी लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब भी लिख दिया। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ग्रेज, सॉरी मेन वर्ब होती है चरने की, ग्रेज, GRAJD। तो ग्रेज, ग्रोज, ग्रोजिन मेरे हिसाब से होता है। इसकी जो थर्ड फॉर्म है ये भी कंफर्म नहीं है, तो मैं यहाँ पर ग्रोजिन लिख दे रहा हूँ। अगर गलत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि ग्रेज की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ताकि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें अगर गलती है तो उसका पता चले। तो यू विल हैव ग्रोजन, सॉरी ग्रोजन, या फिर यहाँ पर ग्रेज्ड भी हो सकता है, ग्रेज्ड। और ऑब्जेक्ट है ग्रास, तो लेते हैं ग्रास। गाय घास चर चुकी होगी, ये होगी। अब देखिए ये तो हुआ साधारण सा सिंपल वाक्य रहेगा, तो जब रहेगा गाय घास चर चुकी होगी तो उसका है। अब बीच में नहीं शब्द आ जाएगा तो विल और हैव के बीच में आपको नॉट बढ़ा देना है। ये हो गया नकारात्मक के लिए आपका सीक्वेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। नेक्स्ट है, देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट यार जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा पढ़ाया हुआ कितना समझ पाते हैं, कितना नहीं समझ पाते हैं। नेक्स्ट है, क्या तुम पत्र लिख चुके होगे, ये नेक्स्ट है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, सिंपल सा है। जो अभी आप विल का प्रयोग यहाँ पर कर रहे थे बीच में, अगर क्या से शब्द शुरू हो रहा है तो इसी विल का प्रयोग उठाकर आपको पहले कर देना है। एक ही स्टेप है इसमें यार, जो आप बीच में विल का प्रयोग कर रहे थे, विल का प्रयोग आपको उठाना है, विल को यहाँ पर लाकर रख देना है, और ये आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, जैसे मैं आपको बताता हूँ, विल पहले लिखना है, विल लिख उठा। अब इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है शैल हैव या विल हैव, इसे मैंने आपको बताया। तो आप
शैल या विल में से एक तो आप यहाँ पर लिख चुके हैं, तो हैव ही बचा है, तो यू के बाद आप यूज कर देंगे हैव। विल यू हैव। अब लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट होती है, आपको पता है। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेकेंड होती है रोट और थर्ड होती है रिटेन। रिटेन। विल यू हैव रिटेन। और क्या ऑब्जेक्ट लिखना है? ए लेटर। क्या तुम एक पत्र लिख चुके होगे? कितनी आसानी से आ गया। थोड़ा आपको प्रेशर डालना है अपने माइंड पर, और कुछ नहीं करना है यार, सब कुछ आते चला जाएगा, यानी कि आपके दिमाग में घुसता चला जाएगा। अब जरा आप इसे पहले एक बार देखिए, रिपीट कीजिए कि मैंने इसमें कहाँ पर क्या यूज किया हुआ है। उसके बाद आप बताइए कि जो क्या वे गाना गा चुके होंगे, इसका आप बताइए कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। थोड़ा सोचिए और बताने का प्रयास कीजिए। नहीं भी आ रहा है कोई बात नहीं है, आप प्रयास तो कीजिए। पहले देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने बोला कि क्या क्या के लिए आपको पहले विल यूज करना है। जो आप बीच में यहाँ पर यूज कर रहे थे उसे आपको उठाकर पहले लाना है। तो पहले यहाँ पर देखिए है क्या, यहाँ पर दे है, यानी वे है कि वे की इंग्लिश होती है दे। तो दे के लिए आप क्या यूज करेंगे? सिंपल सा है, विल यूज करेंगे। तो पहले आपको लिख देना है विल। सीक्वेंस आप देख सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़े सीक्वेंस यहाँ पर रखा हुआ है, फिर आपको इसका एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा, वहाँ से आप ले लेना। सब्जेक्ट हो गया, शैल या विल यूज कर लिया। अब सब्जेक्ट आपको यूज करना है। सब्जेक्ट नकारात्मक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करना, लेकिन यहाँ पर सिंपल है तो यहाँ पर सब्जेक्ट यूज करना है विल दे। अब हैव आपको यूज करना है। आप अपने माइंड में ऐसे स्टेप बाय स्टेप लाते जाइए, आपको ये आते जाएगा। ठीक, सब्जेक्ट हो गया, हैव हो गया। अब हैव के बाद क्या करेंगे आप? यहाँ पर मेन वर्ब की क्या करना है आपको? थर्ड फॉर्म यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट। विल दे हैव सिंग सैंग संग होता है ना, संग ए सॉन्ग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया आपका आंसर पूरा। कितनी आसानी से। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा। और एक देखिए, इतना मैंने 5 शब्द लिखा हुआ था, अगर आप लोगों को अच्छे समझना है तो आप इसी 5 में समझ गए होंगे, और नहीं समझ पाए हैं तो भी यार कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क बताइए मैं क्या लिखूँ, बोलिए। तो मैं लिख देता हूँ, मैं वीडियो, क्योंकि वीडियो अब हमारी ख़त्म होने वाली है, मैं वीडियो देख चुका हूँगा, देख चुका हूँगा। इसका आपको कमेंट करना है आंसर नीचे, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। तो आशा आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बता देना। मैं मिलूंगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।